दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसे जन्म लेते ही एक बूढ़ी औरत द्वारा चुरा लिया जाता है। लेकिन क्या अब राजकुमारी फिर से कभी अपने माता पिता से मिल पाएगी या नहीं? और इस बूढ़ी औरत ने आखिर राजकुमारी को क्यों चुराया था? जानने के लिए चलिए इस रहस्यमयी कहानी को शुरू करते हैं। सूर्यगर राज्य में राजा वीर प्रताप राज्य करते थे। वे महारानी वसुंधरा से बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। लेकिन महाराज और महारानी हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि शादी के बहुत समय तक उनका कोई संतान नहीं था। आज बहुत समय बाद भगवान की कृपा से महारानी ने एक नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया और वो बेहोश अवस्था में पड़ी है। उसी समय कमरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। बूढ़ी औरत ने मन ही मन कहा, बस मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी, कब महारानी राजकुमारी को जन्म दे। अब मुझे इसे लेकर यहां से निकल जाना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर बूढ़ी औरत शातिर मुस्कान के साथ राजकुमारी को गोद में उठाती है और राजमहल के पीछे वाले गुप्त दरवाजे से बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद महारानी को होश आता है। महारानी ने घबराते हुए कहा, ये क्या? मेरी राजकुमारी कहां चली गई? महाराज, महाराज। महारानी घबराहट में उठती है और कांपते कदमों से महाराज के पास जाती है। महाराज ने पूछा, क्या हुआ महारानी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और मेरी बेटी कहां है? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूं। महारानी ने रोते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने राजकुमारी को जन्म दिया, लेकिन मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है और मेरी बच्ची गायब हो गई है। राजा ने गुस्से से कहा, यह कैसे हो सकता है? राजमहल से राजकुमारी कैसे गायब हो सकती है? दाई मां, जल्दी सामने आओ। दाई मां घबराई हुई दौड़ी चली आती है। दाई मां ने राजा से डरते हुए पूछा, क्या हुआ महाराज? वो राजकुमारी कहां है? मैं तो औषधि लेने गई थी, महारानी को देना था इसीलिए। राजा का गुस्सा अब चिंता में बदल गया और वे चिंतित होकर महारानी को देखते हुए बोले, ये अनहोनी कैसे हो गई? किसकी हिम्मत हुई मेरी राजकुमारी को चुराने की? हे भगवान, अब हम अपनी बच्ची को कैसे ढूंढेंगे? महारानी ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी पुत्री चाहिए। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती हूं। राजा ने आश्वासन देते हुए कहा, रानी, मैं भी अंदर से टूट गया हूं, लेकिन हिम्मत रखो, आज ही पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाएगी कि जो कोई भी अज्ञात बच्ची देखे उसे तुरंत राजमहल पहुंचाया जाए। पूरा राजमहल शोक और भय में डूब गया। वही दूसरी ओर वही बूढ़ी औरत राजकुमारी को लेकर घने जंगल में पहुंचती है, जहां संजय पहले से खड़ा इंतजार कर रहा था। बूढ़ी औरत ने संजय से कहा, देखो, मैं राजकुमारी को ले आई हूं, अब इसके बदले मुझे धन चाहिए। संजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। वैसे भी मैं पहले भी बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके बेच चुका हूं। इसे भी कुछ दिन रखूंगा, फिर किसी व्यापारी के हाथों भेज दूंगा। बूढ़ी औरत ने संजय को चेतावनी देते हुए कहा, कुछ भी करो, लेकिन ध्यान रहे 20 साल तक ये राजकुमारी राजमहल ना पहुंचे और किसी को यह पता ना चले कि ये राजकुमारी है। संजय ने बूढ़ी औरत को आश्वासन देते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। बूढ़ी औरत धन लेकर वहां से चली जाती है और संजय राजकुमारी को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी ललिता खड़ी होती है। ललिता ने झिड़कते हुए कहा, अरे, ये क्या आज फिर किसी मनहूस को उठा लाए हो? और ये लड़की इतनी काली क्यों है? संजय ने तीखे स्वर में जवाब दिया, अरे भाग्यवान, तुम्हें उससे क्या मतलब? इसे बेटी बनाकर नहीं रखना है, नौकरानी बनाकर रखेंगे। वक्त आने पर बेच देंगे। तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारी बेटी नहीं है। ललिता ने सहमते हुए कहा, मैं समझ गई। आपका ये व्यापार तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछली बार 4 बच्चों से इतना धन मिल गया, अब तो हमें इस धंधे की जरूरत भी नहीं है। और सुना है राजा ने कड़े नियम भी लगा दिए हैं। संजय राजा के कड़े नियम के बारे में सुनकर घबराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें? ललिता ने सुझाव देते हुए कहा, इसे खरीदेगा कौन? देखो इसका रंग कितना काला है, इतनी काली लड़की को कोई नहीं खरीदेगा। बेहतर है इसे अपने घर ही रख लेते हैं, नौकरानी का काम करेगी, एक रोटी खाकर कोने में पड़ी रहेगी। संजय ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, ये भी ठीक है, वैसे भी हमारी कोई औलाद है नहीं,
घर का काम करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए ही। ललिता खुश होकर बोली, हाँ, इसीलिए तो कह रही हूं बड़ी होकर घर का सारा काम यही करेगी। इस तरह संजय और ललिता राजकुमारी को अपने पास रख लेते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है और देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। राजकुमारी अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। संजय और ललिता ने उसका नाम अनुराधा रखा था। वो दिन रात संजय और ललिता की सेवा करती है, फिर भी उसे मारपीट और ताने सहने पड़ते हैं। ललिता ने चिल्लाते हुए कहा, मर गई क्या? कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम अब तक नहीं दिखी। अनुराधा ने डरते हुए जवाब दिया, मां, मैंने सारा काम कर दिया है, थोड़ा सा बचा है वो भी कर दूंगी। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, इसीलिए देर हो गई। ललिता ने कड़क स्वर में कहा, मैंने तुम्हें धर्मशाला में नहीं रखा है, समझ गई? खाना है तो काम करना पड़ेगा। और मुझे मां मत कहा कर, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। संजय ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे इसने थोड़ा मां कह ही दिया तो आखिर क्या हो जाता है। ललिता ने गुस्से में कहा, नहीं, मेरी इतनी काली कलूटी बेटी हो ही नहीं सकती है। अनुराधा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप कपड़े उठाकर घर से बाहर निकल गई। संजय ने ललिता से धीरे से कहा, देखो ये दिन पर दिन काली होती जा रही है। गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कैसी काली बेटी है, लेकिन सबको कैसे बताऊं कि ये खोई हुई राजकुमारी है। ललिता ने चिंतित होकर पूछा, क्या ये सच में राजकुमारी है? संजय ने चुपके से कहा, हाँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। दूसरी ओर अनुराधा रोते हुए तालाब के किनारे बैठ गई। अनुराधा ने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे मां पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मां कहती है वो मेरी मां नहीं है। क्या वो सच में मेरी मां नहीं है? मैं दिन रात मेहनत करती हूं, फिर भी एक प्यार भरा शब्द सुनने को नहीं मिलता है। अनुराधा फूट फूट कर रोने लगी और कपड़े धोकर अनुराधा गांव की ओर आती है। तभी रास्ते में एक पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, अरे तूने इसे देखा, ये संजय की बेटी है ना? सरिता ने जवाब दिया, हाँ, तुमने ठीक कहा, और देखो कितनी काली हो गई है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इसे इसकी मां मारती रहती है, दिन भर घर के काम करवाती रहती है। मोहन ने कहा, अरे बेटी इतनी काली हो गई है, इसीलिए मारता पीटता होगा, क्योंकि कोई भी इतनी काली बेटी को बहू कैसे बनाकर ले जाएगा। फिर सरिता बोली, लेकिन तुम नहीं जानती हो, मैं तो कह रही हूं ये उसकी बेटी है ही नहीं। उसने जरूर इसे कहीं से उठाकर लाया है, नहीं तो इतना कोई जुल्म अपने बच्चों पर कैसे कर सकता है। अरे गोरा काला तो रंग भगवान पा दिया होता है। मोहन ने कहा, कुछ भी हो जाए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। वे लोग वहां से अपने घर चले जाते हैं। ये सारी बातें अनुराधा सुन लेती है। अनुराधा ने मन में सोचा, ये लोग क्या कह रहे थे कि वो लोग मेरे माता पिता नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों मेरे ही माता पिता हैं। गांव वाले कुछ भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुराधा घर की तरफ जाती है, तभी घर के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। अनुराधा ने मन में कहा, अरे घर में लगता है कोई है जो इतना जोर जोर से हंस रहा है। मुझे छुप कर सुनना चाहिए कि आखिर घर के अंदर क्या बातें हो रही है। अनुराधा छुप जाती है और वही घर के अंदर संजय और ललिता दोनों बातें कर रहे होते हैं। संजय ने ललिता से कहा, देखो मैंने एक व्यापारी चुना है जो अनुराधा को खरीद सकता है। इसके बदले हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। ललिता ने खुश होकर कहा, चलो फिर तो ये अच्छा है, जल्दी से इसे बेच दो और हम दोनों ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर अच्छा घर बनवा कर रहेंगे, क्योंकि अब हमें बस राजा महाराजा वाली जिंदगी जीनी है। संजय ने कहा, बस अब एक दिन और इंतजार कर, उसके बाद देखना मैं उसका ऐसा ठिकाना लगाऊंगा कि फिर कभी हमारे पास वापस नहीं आएगी। ये सारी बातें अनुराधा घर के बाहर खड़ी सुन लेती है और अनुराधा फूट फूट कर रोने लगती है। अनुराधा ने मन में कहा, यानी सचमुच गांव वाले ठीक कह रहे थे, ये दोनों मेरे माता पिता नहीं हैं, इसीलिए मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहां से जाना होगा। तभी उसे ललिता देख लेती है। ललिता ने तेज स्वर में कहा, अनुराधा तू यहां क्या कर रही है? अनुराधा ने डरते हुए जवाब दिया, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। ललिता ने कहा, ठीक है, कल हम दूसरे राज्य जा रहे हैं, साथ में चलना है तुम्हें, तैयार हो जाओ। संजय ने कहा, और कोई ढंग का कपड़ा हो तो वही पहन लेना। उन दोनों की बातों से सहमत होते हुए अनुराधा बोली,
ठीक है मां पिताजी, मैं पहन लूंगी। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। आधी रात होते ही अनुराधा उठ जाती है। अनुराधा ने मन में कहा, ये लोग कुछ भी कर ले पर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे यहां से भागना होगा। फिर अनुराधा घर से निकल जाती है और वो घने जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी उसे लखन देख लेता है। लखन ने मन में कहा, ये तो कोई लड़की है जो इतनी रात को भाग रही है, मुझे तो आज का बलि का बकरा मिल ही गया। इतना सोचकर वो उसके पास जाता है। लखन ने पूछा, क्या हो गया बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, और आधी रात को यहां क्या कर रही हो तुम? अनुराधा ने रोते हुए कहा, मेरे माता पिता नहीं है, वो मुझे दूसरे राज्य में ले जाकर बेचना चाहती है। मुझे महाराज के पास जाना है, मुझे न्याय चाहिए। लखन ने कहा, अभी रात हो रही है, सुबह होते ही मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलूंगा। अभी तुम मेरे साथ चलो। जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनुराधा ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं और सुबह राजमहल जाऊंगी। फिर अनुराधा लखन के साथ चल देती है। दोनों चलते चलते एक झोपड़ी के बाहर रुकते हैं। लखन ने अनुराधा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर बात करके आता हूं। लखन झोपड़ी के अंदर जाता है जहां एक औरत बैठी थी। औरत ने कहा, आओ आओ लखन, बताओ इस बार कैसे आना हुआ? हाँ, कोई अच्छा माल लेकर आए हो या नहीं? लखन ने कहा, इस बार मैं बहुत अच्छी लड़की लेकर आया हूं, लेकिन मुझे 50 सोने के सिक्के चाहिए। औरत ने कहा, ठीक है, दे दूंगी, पहले लड़की तो दिखाओ। फिर लखन बाहर जाता है। लखन ने अनुराधा से कहा, अनुराधा आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। अनुराधा डरते डरते झोपड़ी के अंदर जाती है। औरत ने देखते ही कहा, अरे ये तो काली कलूटी है, इसे देखने कौन आएगा? मुजरे में सुंदर लड़कियां ही चलती है, ऐसी लड़कियों को कौन देखेगा? लखन ने कहा, काली है तो क्या हुआ, ये हुनर वाली है, और आजकल लोगों को सादगी और हुनर पसंद है। हर बाजार बदलता रहता है तो लड़की भी बदलती रहती है। अनुराधा ने डरते हुए पूछा, आप कैसी बातें कर रही है? आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? मुझे जाने दीजिए, मुझे यहां नहीं रहना है। औरत ने लखन से कहा, ठीक है, चलो, इसके ना 40 सिक्के दूंगी। लखन ने कहा, ठीक है, वही दे दो। शिला 40 सिक्के दे देती है। अनुराधा वहां से भागने की कोशिश करती है। औरत ने चिल्लाते हुए कहा, कहां भाग रही हो? काजल, इस लड़की को ले जाओ, अच्छे से तैयार करो, कल मुजरा है, यही लड़की नाचेगी। काजल अनुराधा को पकड़कर ले जाने लगती है। अनुराधा ने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे नाच नहीं करना, मुझे न्याय चाहिए, मुझे यहां से जाने दो। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और अनुराधा को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ राजमहल के दरबार में राजा वीर प्रताप और रानी वसुंधरा उदास बैठे हुए थे। तभी पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रसेन और राजकुमार विक्रम दरबार में आते हैं, जिन्हें देखकर राजा रानी घबराकर खड़े हो जाते हैं। राजा वीर प्रताप ने कहा, महाराज चंद्रसेन, आप पूरे 20 वर्ष बाद आए हैं। राजा चंद्रसेन ने पूछा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं महाराज? आपको याद ही होगा 20 वर्ष पहले हमने ऋषि के भविष्यवाणी के अनुसार क्या वचन दिया था। आज 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं अपने पुत्र को लेकर आया हूं और अपने राजकुमार का विवाह आपकी राजकुमारी से करना चाहता हूं। राजा वीर प्रताप ने दुखी स्वर में कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरी राजकुमारी तो जन्म लेते ही चोरी हो गई। राजा चंद्रसेन ने हैरान होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? कोई राजकुमारी को कैसे चुरा सकता है? लेकिन अब हमारे वचन का क्या होगा? मैंने अपने राज्यों में यह घोषणा कर दी है कि हमारे राजकुमार का विवाह आपकी पुत्री से तय है। अब हम अपने राज्य कैसे लौटेंगे? रानी वसुंधरा ने रोते हुए कहा, महाराज, आप नहीं जानते, हम 20 वर्ष तक अपनी बेटी के शोक में जी रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत कठिन है। राजकुमार विक्रम ने कहा, पिताजी, मैं आपके वचन को पूरा करूंगा, मेरी राजकुमारी कहीं हो, मैं स्वयं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। राजा चंद्रसेन ने कहा, हाँ पुत्र, यही परंपरा रही है कि जिस राजकुमार का रिश्ता जहां तय होता है, विवाह भी वही होता। तुम अपनी राजकुमारी को जहां कहीं भी हो ढूंढ कर लाओ, हम उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी बहू बनाएंगे। राजा वीर प्रताप ने विक्रम से कहा, राजकुमार, आप मेरी पुत्री को ढूंढ दीजिए, मैं वर्षों से उसे खोज रहा हूं।
लेकिन कहीं पता नहीं चला। फिर राजकुमार विक्रम राजमहल से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ललिता और संजय परेशान बैठे होते हैं। ललिता ने चिंतित होकर संजय से कहा, वो लड़की हमें छोड़कर भाग गई, अब हम क्या करें? संजय ने कहा, बूढ़ी माँ ने कहा था जब तक वो 20 साल की ना हो जाए उसे अपने पास रखना होगा। अब हम उसे कैसे ढूंढे? ललिता ने तुरंत कहा, अगर किसी को पता चल गया कि वो राजकुमारी है और राजमहल पहुंच गई तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी। संजय ने कहा,